नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई की यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ जिसमें आज हम देखने वाले हैं जलवायु के बारे में, जलवायु के वर्गीकरण के बारे में और विश्व के प्रमुख प्रमुख जो जलवायु प्रदेश हैं उनके बारे में, है ना। तो ये विश्व के जो पूरे प्रमुख जलवायु प्रदेश हैं वो सारे नहीं हम पढ़ेंगे, आज 2-3 जो है वो शुरुआत पढ़ेंगे, क्योंकि लेक्चर फिर लंबा हो जाता है और आप भी बोर हो जाते और फिर कंफ्यूज भी हो जाते हैं। इसलिए आधा इसका पार्ट कल देखेंगे, आधा आज देख लेते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। देखिए, एक होता है मौसम, एक होता है जलवायु। कुछ तो फ़र्क होता होगा, तभी तो दो अलग अलग नाम है। वो गाना नहीं है, मेरे यार बदल ना जाना मौसम की तरह। तो वो मौसम मतलब क्या? मौसम जो जल्दी जल्दी परिवर्तित होता हो, मतलब बहुत कम टाइम फ्रेम में का जो जलवायु होती है, जो क्लाइमेट होता है, जो वातावरण होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मौसम। जैसे हमने देखा गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, है ना। तो वो बदलता रहता है थोड़े थोड़े समय पे, उसे कहते हैं हम मौसम, है ना। तो ये वे वायुमंडलीय दशाएं एक निश्चित लघु अवधि में किसी क्षेत्र में पाई जाती है ना। लघु अवधि में जो होगा छोटे काल में, वो होता है मौसम, और जो बड़े काल के लिए होता है ना, उसे कहा जाता है जलवायु। जलवायु सामान्यतः बदलती नहीं है, बहुत रेयरली, मतलब बहुत धीरे धीरे बदलती, लंबा जो अरसा होता है उसे कहा जाता है जलवायु, है ना। तो जलवायु किसी स्थान के वहाँ के मौसम के तत्वों का क्या होती है? संयोग होती है। और इसलिए जलवायु के वर्गीकरण में इन्हीं तत्वों को आधार बनाया जाता है। कौन से तत्वों को? जो मौसम के तत्व हैं, है ना। और तापमान के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण पहले करते हैं। तो भूपटल पर ताप के वितरण के आधार पर पृथ्वी को कई ताप कटिबंधों में बांटा जा सकता है, जो कि हमने ऑलरेडी देखा है ना। जैसे उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, ये सब जैसे मैं आपको नाम ले रहा हूँ आपके दिमाग में पूरा बन जाना चाहिए। जैसे मैं उष्ण कटिबंधीय कहूँ, आपके दिमाग में बन जाना चाहिए कि हाँ, कौन सा वाला क्षेत्र जो था वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय होता है, शीत कटिबंधीय कौन होता है ना। और इन्हीं के आधार पर देखिए, सुपन महोदय ने समवायुदाब रेखाओं के आधार पर ही और ताप कटिबंधों की कुछ सीमाएं उन्होंने निर्धारित की, जैसे उष्ण विषुवत रेखीय, शीतोष्ण और शीत मंडल। वही बात होगी, यानी कि आप समझिए ये अपनी पृथ्वी है, तो ये अगर अपनी 0 डिग्री यानी इक्वेटर है विषुवत रेखा, इसे 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री नीचे, तो ये हो गया उष्ण कटिबंधीय, है ना। इसके ऊपर 66.5 डिग्री ऊपर और 66.5 डिग्री दक्षिण में ये वाला जो क्षेत्र हो गया, ये वाला क्षेत्र, ये कौन सा क्षेत्र हो गया? ये हो गया शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पिंक कलर से, पिंक ही है नहीं, अब ये बेबी पिंक है, कौन सा पिंक है ये तो आप जाने, पर ये वाला पिंक। फिर इससे ऊपर जो है, ये जो रेड में मैंने हाईलाइट किया है, ये वाला क्षेत्र क्या हो गया? ये हो गया शीत कटिबंधीय क्षेत्र। तो इस प्रकार से तापमान के आधार पर 3 तरीकों में बांट दिया गया है ना। ये देखिए आप, ये अगर अपनी इक्वेटर है तो इस इक्वेटर से देखिए आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ना। ये वाला पूरा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय है। इससे ऊपर फिर 66.5 डिग्री तक शीतोष्ण, और 66.5 से ऊपर 90 डिग्री तक कितना क्या हो गया? वहाँ पर शीत कटिबंधीय हो गया। और हवाओं के आधार पर अगर देखा जाए, माफ़ कीजिएगा, हवाओं के आधार पर अगर देखा जाए तो ये वर्गीकरण में देखिए, शीत कटिबंधीय जहाँ पर ध्रुवीय पवनें चलती है, शीतोष्ण कटिबंधीय जहाँ पर पछुआ पवनें चलती हैं, और उष्ण कटिबंधीय जहाँ व्यापारिक पवनें चलती है। तो जब मैंने पवनों वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था और वायुदाब पेटियों वाला पढ़ाया था, तो पवनें मैंने आपको बताया था कि पछुआ पवनें कहाँ चलती है, व्यापारिक पवनें कहाँ चलती है और ध्रुवीय पवनें कहाँ चलती हैं, है ना। तो वहाँ पर पवनों के आधार पर देखा जाए तो इस प्रकार से बांटा जा सकता है। फिर है ना, सबसे ज़्यादा आपको याद रखने वाली बात है कोपेन का वर्गीकरण। हालांकि देखिए, प्रीलिम्स में आज तक का इतिहास अभी ये पूछा नहीं गया है, मेंस में शायद खुदा ना खास्ता अगर पूछ ले। यूपीएससी में तो ये प्रीलिम्स में नहीं पूछता, पर आरएएस वगैरह एग्जाम में यूपीएससी में प्रीलिम्स में पूछता है वो। तो ये कोपेन का वर्गीकरण हम देख लेते हैं। तो कोपेन जो है वो 5 भागों में मुख्य रूप से बांटता है पूरे जलवायु को। और ये आधार किसको बनाता है? तो ये आधार बनाता है वनस्पति को, यानी ये वनस्पति को देखकर वनस्पति के आधार पर 5 भागों में पूरे विश्व की जलवायु को बांट देता है। वो ABCDE में बांट देता है। तो A का मतलब हो गया उष्ण कटिबंधीय या भूमध्य रेखीय, B हो गया शुष्क, C हो गया उष्ण आर्द्र समताप या समशीतोष्ण जो है वो, और D हो गया शीतोष्ण, और E हो गया ध्रुवीय जलवायु प्रदेश। तो इस प्रकार से ABCDE में उसने बांट दिया, है ना। जैसे मान लीजिए, अगर आप कहो कि उष्ण कटिबंधीय यहाँ पर A हो गया, तो आप समझते जाना। फिर शीतोष्ण, ये जो शुष्क वाला क्षेत्र है
जो महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जा रहा है उसको बांट दिया इसने बी में, उसको कह दिया। फिर सी आगे समशीतोष्ण वाला हो गया, है ना। इस प्रकार से आगे चलते चलते ये बांटता चलता है। फिर डी जो है देखिए आ गया शीतोष्ण वाला, और ई वाला जो है यानी ध्रुवीय प्रदेशों में। तो ये नाम आप इसमें याद रख लीजिएगा कि कौन सा कहाँ पर होता है। ये देखिए अपने NCERT से लाया हूँ, है ना। उष्णकटिबंधीय का क्षेत्र का मतलब है जहाँ सभी महीनों का औसत तापमान जो है 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता हो, ऐसा वाला जलवायु, जो ऐसी जलवायु होती है उसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु, यानी कि ए से जिसे डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, है ना। शुष्क जलवायु का मतलब क्या है, जहाँ वर्षण की तुलना में वाष्पीकरण ज़्यादा हो वहाँ शुष्क होगा वो, है ना। यानी बारिश तो हो रही है मान लीजिए 50 सेंटीमीटर और वहाँ पर वाष्पीकरण हो रहा है 60 सेंटीमीटर, इस प्रकार से। यानी वर्षा की मात्रा में ज़्यादा अगर वाष्पीकरण हो जा रहा है तो वो शुष्क क्षेत्र हो गया। सी मतलब कोष्ण वाला मतलब वहाँ पर देखिए बड़ा ही सुहावना सा मौसम बना रहता है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, है ना। 3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा लेकिन 18 डिग्री सेल्सियस से वो कम रहता है, और ये मध्य अक्षांशीय जलवायु होती है। तो मध्य अक्षांशों में एकदम देखिए माइनस में भी नहीं जा रहा और ज़्यादा एकदम तापमान भी नहीं हो रहा, तो बड़ा सुहावना सा ये मौसम होता है। फिर डी में आ जाता है जो शीतल हिमवन जलवायु होती है वो वाली, वो वर्ष के सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान जो है वो 3 डिग्री से नीचे ही रहता है। इसमें देखिए 3 डिग्री से तापमान हमेशा नीचे ही रहता है। फिर ई में आ जाता है शीत, जो कि तो आप समझिए कि ध्रुवीय प्रदेशों में पाया जाता है, और औसत तापमान जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से वहाँ पर कम ही पाया जाता है, कभी इससे ज़्यादा होता ही नहीं है। और फिर एक एच प्रकार की उसने बांट दिया, वो है उच्च भूमियों वाला। उच्च भूमियों का मतलब हो गया कि कोई पर्वत है, वो पर्वत भले ही है इक्वेटर के पास में, अपने भूमध्य रेखा के पास में, परंतु वहाँ पर भी अगर देखो तो बर्फ़ जमती हो। वो किस लिए होती है, वो होती है उच्च भूमि, इस ऊंचाई के कारण वहाँ पर शीत होती है। जैसे माउंट किलिमंजारो है, इथियोपियन हाईलैंड्स है, वो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इक्वेटर के पास में, परंतु फिर भी वहाँ पर बर्फ़ जमती है, वो इसीलिए होता है ये। और इसको कोपेन के वर्गीकरण किया गया है। आज तक तो कभी एकदम डायरेक्ट पूछा नहीं गया कि कोपेन का वर्गीकरण लिखिए, ऑप्शनल में ज़्यादा पूछा जाता है ना। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, जहाँ भी एम आ जाए तो वो मत समझ लीजिएगा मानसून प्रकार की है ना। ज़्यादा मरना इसमें नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। तो एम जहाँ भी आ जाए उसका मतलब है मानसून, और जहाँ भी डब्ल्यू आ जाए इसका मतलब है शुष्क। आप देख लीजिएगा, यहाँ डब्ल्यू है तो जाड़े की शुष्क ऋतु, यहाँ एम है तो मानसून आ गया, यहाँ डब्ल्यू है तो शुष्क आ गया। देखिए यहाँ डब्ल्यू है तो यहाँ पर शुष्क आ गया। तो जहाँ जहाँ डब्ल्यू आएगा वो डब्ल्यू देखिए क्या करेगा, डब्ल्यू आदमी खराब होता है ना, डब्ल्यू तो किसी को कोई होता है पागल सा, उसे क्या कहते हैं हम, डब्ल्यू कहते हैं। तो डब्ल्यू प्रकार का आदमी है तो वो डब्ल्यू है बेचारा, ये डब्ल्यू का मतलब वहाँ पर पानी नहीं है। और एम का मतलब तो आप समझते हैं, एम का मतलब मानसून होता है। इतना 2-4 चीज़ें आप याद रख लीजिए, तो क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर ले जाओगे, नहीं तो यहाँ से क्वेश्चन जो है डायरेक्टली क्वेश्चन तो यहाँ से नहीं बनते हैं। फिर आ जाता है थॉर्नवेट का वर्गीकरण, है ना। ये थॉर्नवेट भी देखिए NCERT में तो दिया हुआ नाम नहीं है, ये ऑप्शनल वाले लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है। तो थॉर्नवेट जो है वो भी कोपेन के जैसे जलवायु को, जो वनस्पति होती है ना, वनस्पति को ही आधार बनाता है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन यहाँ पर ए है कि वो एम है कि डब्ल्यू है, इसके बजाय यहाँ से बन सकता है कि थॉर्नवेट जो है वो अपने जो जलवायु का वर्गीकरण करता है उसमें आधार किसे बनाता है, तो ये आधार बनाता है वनस्पति को। और कोपेन भी किसे बनाता है, वनस्पति को वो आधार बनाता है। और इस प्रकार से देखिए वो उसने जलवायु का वर्गीकरण कर दिया वर्षण के आधार पर, फिर वर्षा का मौसम वितरण और तापीय दक्षता, इस प्रकार से वो कर देता, क्योंकि वनस्पति के आधार पर उसका वर्गीकरण है। फिर आ जाता त्रिवार्ता का, तो कोपेन हो गया, त्रिवार्ता हो गया, और एक अपने हो गए थॉर्नवेट। या मान लो ऐसे पूछ ले पीसीएस वगैरह में कि थॉर्नवेट, कोपेन, त्रिवार्ता ये किससे संबंधित हैं, तो जलवायु वर्गीकरण से संबंधित हैं। तो त्रिवार्ता ने क्या किया, कोपेन का जो वर्गीकरण था उसमें उसने संशोधन कर दिया, और वहाँ पर इसने आनुभविक और जननिक जो भी वर्गीकरण जो था उसका समावेश कर दिया, ठीक है ना। और कोपेन के समान इसने भी भूमंडल पर जलवायु के जो है अलग अलग विभाग बता देगी, कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन से प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो कोपेन के उसमें वर्गीकरण में संशोधन किसने किया था, तो वो था त्रिवार्ता नाम का व्यक्ति, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय वर्षावन एक हो गया, दूसरा शुष्क जल हो गया, शुष्क जलवायु, फिर शीतोष्ण आर्द्र जलवायु, शीतल आर्द्र जलवायु, ध्रुवीय जलवायु, उच्च पर्वतीय जलवायु। तो इतना जो अब तक मैंने आपको पढ़ाया ना, वो ज़्यादा आपको एकदम उसके पीछे मरना नहीं है, बस ये याद रखना है कोपेन जो है उसने बांट दिया, पाँच प्रकार में बांट दिया, है ना। ए का मतलब उष्णकटिबंधीय, बी का मतलब
आपका शुष्क हो गया, सी का मतलब समशीतोष्ण हो गया, डी का मतलब जो उच्च वाला हो गया, ई का मतलब शीत वाला हो गया जो पोलर में होता है, एच उसने एक बता दिया लास्ट में जो कि उच्च भूमि वाला हो गया, एच मतलब हाई होता है ना, हाईलैंड्स तो उच्च भूमि वाला हो गया, है ना। फिर त्रिवार्था और थॉर्नवेट ये दोनों भी जलवायु वर्गीकरण से ही जुड़े हुए हैं। एनसीईआरटी में इन दोनों का नाम नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं है। किसी पागल सन की प्रोफेसर ने अगर यूपीएससी में क्वेश्चन बना भी दिया तो थोड़ा सा देखिए एलिमिनेशन वगैरह लगा के आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत हमें नहीं है जीएस के हिसाब से, है ना। प्रीलिम्स में भी नहीं पूछा गया आज तक, मेंस में भी नहीं पूछा गया डायरेक्टली कहीं पे, तो ज़्यादा वो ज़रूरी नहीं है। पर कौन सा ज़रूरी है वो ये है, विश्व के प्रमुख जो जलवायु प्रदेश हैं ये ज़रूर याद रखना कि कौन से जलवायु प्रदेश का विशेषता क्या है, ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो 12 प्रकार के जलवायु प्रदेश हैं, उनमें से कुछ जो है वो आज हम देखने वाले हैं। तो पहला आ जाता है भूमध्य रेखीय जलवायु। अब आप खुद सोचते जाइए, यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद सोचते जाइए। मैप अगर आपके सामने हो तो जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु देखिए, मैप कहाँ है, मैप यहाँ है। भूमध्य रेखीय जो जलवायु है ये भूमध्य रेखा अपनी 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री दक्षिण में, यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु होगी बताइए। ये है 0 से 5 डिग्री के बीच में, भूमध्य रेखा जो है ये है 0 से 5 डिग्री के बीच में, 5 से 10 डिग्री के बीच में ये पाया जाता है भूमध्य रेखीय जलवायु। यानी ये अपनी भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के या तो 5 डिग्री उत्तर या 10 डिग्री उत्तर या 5 डिग्री या 10 डिग्री नीचे तक पाया जाता है ना, ये पाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है देखिए, भूमध्य रेखा है तो यहाँ पर संवहन होगा हवाओं का, आर्द्र हवाओं का, है ना, क्योंकि तापमान ज़्यादा है, और संवहन होगा तो फिर वो बादल बनेगा, संघनन होगा, बादल बनेगा और वर्षा होगी खूब। तो यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति वगैरह पाई जाएगी, यहाँ पर देखिए रोज़ तो यहाँ बारिश होगी, ये इसकी विशेषता है। शाम को संवहनीय वर्षा यहाँ पर ज़्यादा होगी और 200-250 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होगी, क्योंकि खूब वर्षा यहाँ से ज़्यादा कहाँ ही होगी, संवहनीय वर्षा यहाँ पर होगी। और यहाँ पर वर्षा वन जो पाए जाएंगे ना, वो बहुत ही घने वन जो है, इस प्रकार के घने वन यहाँ पर पाए जाएंगे, जिसमें खूब बड़े बड़े वृक्ष भी होंगे, छोटी छोटी झाड़ियाँ टाइप की भी होंगी, नीचे देखिए और छोटी छोटी झाड़ियाँ, घास जैसे वहाँ पर होंगे। और बाकी जो है एग्जैक्ट जो है कैसा कैसा होता है, लास्ट में वीडियो के में सारे प्रकार के जो है अपने आज मैं पढ़ाऊँगा, इनका एक छोटा सा वीडियो 1 मिनट के आसपास का वीडियो जो है मैं अटैच कर दूंगा, जिसमें सारे प्रकार के वन किस किस प्रकार के हैं, उनमें वो क्या क्या दिखाए, किस प्रकार के जानवर होते हैं, किस प्रकार से वो वहाँ पर वनस्पति वगैरह होती है, वो दिखाया जाएगा। तो वो आप लास्ट में पूरा देख लीजिएगा तो पता लग जाएगा आपको, ठीक है ना। तो भूमध्य रेखा आप समझ गए, है ना। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा यहाँ पर वर्षा पाई जाती है और वर्ष भर यहाँ पर देखिए उच्च तापमान बना रहेगा, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास में तो हमेशा सीधी किरणें प्राप्त होगी सूर्य की, है ना। और यहाँ की वर्षा की एक विशेषता क्या है कि वर्षा होती है तड़ित झंझा के साथ, है ना, क्योंकि खूब यहाँ पर बादल बनेंगे और संघनन होगा और फिर वहाँ पर देखिए तड़ित झंझा के साथ बारिश यहाँ पर होती है ना। यहाँ पर कोई भी शीत ऋतु नहीं होती है। शीत ऋतु कहाँ से हो जाएगी भाई, वर्ष भर सूर्य की सीधे किरणें यहाँ पर पड़ रही है, तो शीत ऋतु कहाँ हो जाएगी, है ना। फिर यहाँ का अधिकतम तापमान जो है वार्षिक तापांतर वो 5 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि हमेशा पूरे साल में 5 डिग्री से ज़्यादा उतार चढ़ाव आता ही नहीं है। यहाँ पर समशीतोष्ण से तापमान यहाँ पर बना रहता है ना। लगभग 27 डिग्री के आसपास यहाँ का तापमान बना रहता है, इससे ज़्यादा कम नहीं होता। कभी बारिश होगी तो थोड़ा सा कम हो गया, नहीं तो उतना का उतना ही यहाँ पर तापमान रहता है ना। और इसमें माफ़ कीजिएगा, या इसमें आता है कौन से क्षेत्र हैं, तो दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन आ गया, अफ्रीका का कॉन्गो बेसिन आ गया, गिनी तट आ गया, पूर्वी द्वीप समूह आ गया, मध्य अमेरिका के भाग आ गए, है ना, जैसे पनामा, निकारागुआ, होंडुरस, ग्वाटेमाला, इस प्रकार के क्षेत्र यहाँ पर आ गए। अब मैप में समझो ना आप, वहाँ क्या समझ रहे हो, यहाँ देखिए, ये देखिए अमेजन वाला पूरा क्षेत्र आ गया, ये मध्य अमेरिका के क्षेत्र, ये ग्वाटेमाला, होंडुरास और ये सारे के सारे ये सब यहीं पे। ये देखिए ये कॉन्गो बेसिन है पूरा का पूरा, ये पूरा यहाँ पर गिनी की खाड़ी है तो यहाँ पर गिनी देश है। ये पूरा देखिए आप, यहाँ पर इंडोनेशिया वगैरह हो गया, और ये पूरा दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह है ना, ये सारा हो गया, है ना। ये पापुआ न्यू गिनी वगैरह हो गया, यहाँ पर मलेशिया है, ये फिलीपींस तो खैर ऊपर हो गया, ये मलेशिया है, ब्रुनई वगैरह हो गया, ये सारा का सारा क्षेत्र यहाँ पर आ जाता है किसमें, भूमध्य रेखीय जलवायु में। जो भूमध्य रेखा के पास में वहाँ पर भूमध्य रेखीय जलवायु आएगी, है ना। तो ये हमने देख लिया, ये इसकी विशेषता हो गई। फिर
इस जलवायु में वनस्पति का देखिए पूर्ण सामंजस्य पाया जाता है और यहाँ चौड़ी पत्ती के सदाबहार वन मिलते हैं। चौड़ी पत्ती के क्यों मिलेंगे भाई? खूब पानी है तो चौड़ी, जितनी चौड़ी पत्ती है उससे वाष्पोत्सर्जन होगा। कमी है इनके पास पानी की, ये तो बल्कि बहुत ज़्यादा जड़ों में पानी है तो खूब चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ लेके खूब वाष्पोत्सर्जन करेंगे ही, तो इनकी चौड़ी पत्तियाँ हैं, है ना। वो तो छोटी पत्तियाँ तो वहाँ होगी ना जहाँ पानी की कमी है, जहाँ वाष्पोत्सर्जन रोकने के लिए पौधे छोटी पत्तियाँ बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ होंगी, ठीक है। वन होंगे वो सदाबहार होंगे, यानी कि यहाँ पर कोई पतझड़ का मौसम नहीं आता, हमेशा 12 महीने जो है वहाँ पर पूरा हरे भरे रहेंगे वन, ठीक है ना। और यहाँ के जो प्रमुख वन जो वृक्ष पाए जाते हैं वो एबोनी हो गया, गेटापाचा, रबर, ताड़, बांस, बेंत, महोगनी, चंदन, सिनकोना, ये सारे वृक्ष जो है वो भूमध्य रेखीय जलवायु में पाए जाते हैं, है ना। वृक्ष देखें यहाँ के काफ़ी मोटे होंगे, इस प्रकार से लंबे लंबे खूब मोटे मोटे वृक्ष होंगे। अगर आपने ये नहीं देखा तो आप ये काम कीजिएगा, या जो वीडियो को मैं आपके लास्ट में अटैच करूँगा वो तो आप देखिएगा 1 मिनट का होगा, कोई ज़्यादा वो नहीं। बाकी जो है आप गूगल पे जाइए, सॉरी यूट्यूब पे जाइए और वहाँ जाके सर्च कीजिए ये सब चीज़ें, तो वहाँ पर आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा, क्योंकि चीज़ों को देख के याद रखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है ना। वृक्ष देखें यहाँ के काफ़ी मोटे पाए जाते हैं और लंबे भी होते हैं, सघन भी होते हैं, परंतु देखिए आर्थिक दृष्टि से वो उपयोगी नहीं होते। अब आप कहोगे सर लंबे भी हैं, मोटे भी हैं, घने भी हैं, फिर भी आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों नहीं है? भाई इतने बड़े घने जंगल से लेके कौन आएगा? वहाँ पे ट्रक वर्क जाने की जगह नहीं है इतने बड़े घने जंगल में, है ना। तो इसलिए वो ज़्यादा घने होने की वजह से वहाँ पर लकड़ी प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार से आर्थिक महत्व इनका ज़्यादा नहीं है, पर इनका जो इकोलॉजिकल महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। देखिए यूपीएससी ने 2015 में क्वेश्चन पूछ लिया सीधा सीधा, हर दिन कमोबेश एक सा ही होता है, सुबह समुद्री मंद पवन के साथ साफ और उजली होती है, जैसे जैसे सूर्य आकाश में चढ़ता जाता है गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं, फिर बादलों की गरज होती है और चमक के साथ वर्षा होती है, लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। तो ये कहाँ होता है ऐसा? सवाना में होता है, मानसून में होता है, विषुवतीय में होता है, ये भूमध्य सागरीय में होता है। तो ऐसा कहाँ होता है? ऐसा विषुवत रेखीय जो वन होते हैं ना वहाँ पर ऐसा पाया जाता है ना। हाँ जी, तो ये हमने विषुवत रेखीय देख लिया। अब दूसरे नंबर पे कौन सा आ गया? दूसरे नंबर पे आ गया मानसूनी जलवायु प्रदेश, है ना। तो ये मानसूनी जलवायु प्रदेश कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया मानसून क्या होता है, वो पवनें जो मौसम के साथ जो है अपनी दिशा बदल देती हैं, वो मानसूनी क्षेत्र होता है। तो जैसे भारत में पाया जाता है तो वो वाले क्षेत्र यहाँ पर होते हैं। तो मानसूनी जो क्षेत्र है ये पाए कहाँ जाएंगे? ये 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण से लेकर 30 डिग्री दक्षिण के बीच में इनका, हाँ जी, तो मैं बता रहा था 5 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण से लेकर 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में मानसूनी जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। और इनकी बीच में इनकी मुख्य विशेषता क्या है? एक तो देखिए वो जो दाब पेटी है उस आईटीसी जब उत्तर और दक्षिण में खिसक जाता है, किसकी वजह से? सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन होने की वजह से। तो ये खिसकाव जो होता है ना, ये इसकी मुख्य विशेषता है। दूसरा क्या है? जो पवनें होती हैं वो 6 महीने स्थल की ओर चलती है, 6 महीने सागर की ओर चलती हैं। तो ये इसकी विशेषता है। अब देख इसमें क्या होता है, माफ़ कीजिएगा, मानसूनी जलवायु में स्पष्ट ग्रीष्मकाल होता है, वर्षा काल होता है और शीतकाल होता है। आपको कनेक्ट कहाँ से करना है कि मानसूनी प्रकार की जलवायु ही पाई जाती है कहाँ? भारत में। तो अपने एक स्पष्ट जलवायु वर्षा और शीत और ग्रीष्म ऋतु होती है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 स्पष्ट ऋतुएं होती हैं। और विषुवत रेखा के क्षेत्र में कोई स्पष्ट ऋतु नहीं थी, वहाँ पर हमेशा एक जैसा मौसम पाया जाता है ना। तो यहाँ पर स्पष्ट ऋतु होती हैं, ये याद रख लीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा। फिर से बोल रहा हूँ, स्पष्ट ऋतुएं यहाँ पर पाई जाती है ना। ग्रीष्मकाल का औसत तापमान कितना होता है? 27 डिग्री से लेकर 32 डिग्री होता है। ये देखिए, अब आपको एक एक चीज़ याद नहीं रखनी, इनमें एक एक चीज़ फैक्ट याद रखने बैठोगे तो कंफ्यूज होगे। बस कनेक्ट करना है, भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अब आप कनेक्ट कर लो कि सर्दियों में कहाँ तक पारा गिरता है, गर्मियों में कहाँ तक चला जाता है। तो यूपीएससी पूछेगी तो एग्जैक्ट थोड़े ही ऐसा होता है कि 32 डिग्री है तो 32 डिग्री सही है, गलत है 33 डिग्री इस किताब में लिखा था। तो वो कनेक्ट होता है, आपको करना पड़ेगा कि हाँ इतने के आसपास रहता है ना, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए मानसूनी प्रदेश में जो वर्षा होती है वो चक्रवातीय और पर्वतीय प्रकार की होती है। मुख्य रूप से चक्रवातीय, तो देखिए जो चक्रवात आते हैं मानसूनी, उनकी वजह से बारिश होती है अपने यहाँ। और पर्वतीय प्रकार की मुख्यतः वर्षा होती है। यानी मैंने आपको कल 3 वर्षा के प्रकार बताए थे ना, अगर नहीं याद है ना, विद्या माता की कसम वापस जाओ और वो पहले वाला लेक्चर देख के आओ, अभी बंद करो इसे, है ना। तो वो जो है
पर्वतीय वर्षा मतलब पर्वत के सहारे जो पवन उठ के यहाँ पर संघनन होकर यहाँ पर वर्षा कर देती है, तो ये वाली प्रकार मैंने आपको कल भी बताया था, भारत में मैक्सिमम वर्षा कैसी होती है, पर्वतीय वर्षा होती है। तो ये मानसूनी क्षेत्र, जलवायु क्षेत्र की ये विशेषता ही है कि इसमें मुख्य जो वर्षा होती है वो मानसूनी प्रकार की पाई जाती है ना। कुछ संवहनीय वर्षा, कुछ संवहनीय वर्षा भी होती है, जैसे मान लो अपने आप कहो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वहाँ पर संवहनीय वर्षा भी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु मैक्सिमम जो है वो पर्वतीय वर्षा भारत में होती है। भारत का मतलब आप मानसूनी जलवायु का प्रदेश है ना भारत, इसलिए मैं भारत का नाम ले रहा हूँ बार बार, ठीक है ना। और वर्षा देखिए जून से लेकर सितंबर तक इसमें होती है, समझ गए आप बात, जून से लेकर सितंबर तक इसमें वर्षा मुख्यतया होती है मानसूनी जलवायु प्रदेश में। और 200 सेंटीमीटर के आसपास इसमें वर्षा हो जाती है, यानी 40 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा हो जाती है। अपने होते ना पश्चिमी घाट में देखिए 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हो ही जाती है, और मेघालय में हो जाती है। इस प्रकार से अपने यहाँ मानसूनी प्रकार की जलवायु है। और यहाँ पर वृक्ष कैसे पाए जाएंगे, सदाबहार वृक्ष यहाँ पर पाए जाएंगे अपने यहाँ भी, है ना। जैसे अपने रबड़, ताड़, बांस के, महोगनी के, इस प्रकार के जो है वन यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ जो वृक्ष हैं वो सदाबहार भी होते हैं, कुछ वृक्ष जो है यहाँ पर पतझड़ वाले भी होते हैं, है ना। मानसूनी क्षेत्र में आते हैं तो देखिए जो पश्चिमी घाट वगैरह है वहाँ तो सदाबहार वन पाए जाएंगे, परंतु थोड़ा सा अगर अंदर की तरफ हम आएंगे तो यहाँ पर पतझड़ वन पाए जाएंगे ना। हाँ, तो पतझड़ वन भी यहाँ पर पाए जाते हैं। पतझड़ वन में कौन सा आता है, जैसे साल, आम का, सागौन का, शीशम, महुआ, ये साल में एक बार अपने पूरे पत्ते झड़ा देते हैं ना, हाँ वही है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए घास वाली भूमियाँ भी पाई जाती है, तो जो अपने यहाँ भारत में ग्रासलैंड्स भी पाए जाते हैं, तो मानसून क्षेत्र में ग्रासलैंड्स भी पाए जाते हैं और उनमें थोड़ी बहुत झाड़ियाँ भी मिलती है। तो देखिए इनमें मानसूनी जलवायु में हर प्रकार के घास भूमियाँ भी है थोड़ी थोड़ी, फिर पर्णपाती भी है और सदाबहार भी वन है। अब यहाँ पर देखिए 2014 में क्वेश्चन बन गया, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है, भूमध्य रेखीय जलवायु का, भूमध्य सागरीय जलवायु का, मानसून जलवायु का, या उपयुक्त सभी जलवायु का। तो कौन से का होता है, मानसून जलवायु का होता है। मौसमी उत्क्रमण मतलब मौसम के साथ पवनें जो है वो अपनी दिशा परिवर्तित कर देती है। तो समझ में आ गया आपको, पूरा का पूरा समझ में आ गया। अब देखिए पाया कहाँ जाता है, तो कहाँ पाया जाएगा, 23 डिग्री उत्तर 23 डिग्री दक्षिण के बीच में पाया जाएगा, है ना। तो देखिए ये भारत वाला क्षेत्र हो गया, पाकिस्तान वाला हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, ये देखिए मैप में देखते रहिए आप, है ना। यहाँ पर देखिए पूरा ये कंबोडिया, लाओस वाला, इंडोनेशिया नहीं आएगा यहाँ पर, देखिए इंडोनेशिया में मत सम लगा दीजिएगा, इंडोनेशिया में कौन सा है, वहाँ पर तो भूमध्य रेखीय है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इंडोनेशिया से ही होकर गुजरती है भूमध्य रेखा, ठीक है। अब एक मिनट साफ कर लेते हैं, हाँ। अब देखिए यहाँ पर ये वाला थोड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर भी पाए जा रहे हैं, दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह है वहाँ पर है। अफ्रीका का जो पूर्वी तटीय भाग है यहाँ पर पाए जा रहे हैं, देखिए आप, है ना। ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग है, ये देखिए यहाँ पर पाया जा रहा है, ये मेडागास्कर वगैरह में थोड़ा पाया जा रहा है, तो यहाँ पर पाया जाता है। मुख्यतः अगर आप लिखना चाहो तो भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर पाई जाती है कौन सी, मानसूनी प्रकार की जलवायु। चलिए आगे चल लेते हैं, भूमध्य रेखीय देख ली, मानसूनी देख ली, अब आ जाते हैं सवाना तुल्य जलवायु। सवाना तुल्य मतलब जैसे सवाना के घास के मैदान होते हैं ना, वैसी जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर देखिए तापमान 5 से इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसका विस्तार है 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री उत्तर, या 15 से 20 डिग्री अक्षांश के बीच में यहाँ पर पाए जाते हैं। 5 से 10 या 5 से 10 से लेकर 15 से 20 तक यहाँ पर पाए जाते हैं, यानी कि आप समझ लो कि 5 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में इनका विस्तार पाया जाता है सवाना तुल्य जलवायु का। इसमें देखिए वर्ष भर उच्च तापमान बना रहता है यहाँ पर सवाना तुल्य जो जलवायु प्रदेश है वहाँ पर वर्ष भर उच्च तापमान ही हमेशा यहाँ पर बना रहता है। परंतु यहाँ पर वर्षा देखी विषुवत रेखीय जलवायु की अपेक्षा वर्षा यहाँ पर थोड़ी कम पाई जाती है। भाई वर्षा कम पाई जाती है तभी तो यहाँ पर घास भूमियाँ पाई जाती हैं। आपने अगर ज्योग्राफिक जो वो चैनल होता है डिस्कवरी वगैरह, है ना, नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह, उसमें जो शेर वाला जो जहाँ पर वो शेर रहते हैं, विल्ड बीस्ट रहते हैं, चीता रहते हैं, वो घास भूमि आपको दिखाई गई है ना, वो सवाना तुल्य जलवायु की ही है। आप तो समझिए, वहाँ से आप कनेक्ट करिए, वहाँ पर किस प्रकार का मौसम पाया जाता है। वहाँ पर इतनी बारिश होती ही नहीं है कि पेड़ उग सके, इतनी ही बारिश होती है कि सिर्फ वहाँ पर घास जो है वो सस्टेन कर सके। पेड़ कहीं कहीं थोड़े थोड़े झुरमुट के रूप में कहीं कहीं पर वहाँ पर पाए जाते हैं, है ना। इसे सूडान तुल्य जलवायु भी या सवाना तुल्य जलवायु भी कहा जाता है ना। और क्योंकि यहाँ पर वृहद घास के मैदान
पाए जाते हैं और 20 से 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान हमें यहाँ पर रहता है ना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जो स्पष्ट यहाँ पर शुष्क और आर्द्र ऋतुएं हमेशा यहाँ पर होती है। यानी कि अपने यहाँ तो जो जलवायु मानसूनी प्रकार में तो देखिए शीतकाल, वर्षा काल ये सब पाया जाता है और उष्ण काल, गर्मी, ग्रीष्म ऋतु। पर यहाँ पर ये सब नहीं, यहाँ पर क्या हुआ है, शुष्क और आर्द्र पाया जाता है। एक समय तो ऐसा आएगा कि पूरी घास भूमियाँ सूख जाएगी, नहीं खाने के लाले पड़ जाते हैं, और भैंसें वगैरह वहाँ पर होती है, विल्ड बीस्ट वगैरह, बेचारों को बहुत दूर दूर तक चल के जाना पड़ता है। एक बार टाइम ऐसा आएगा आर्द्र टाइम कि बारिश होगी, खूब नदियाँ वहाँ पर बहने लगेगी, पानी भर जाएगा जहाँ तहाँ, और शेरों को फिर देखिए कहीं उनको अब शिकार करने में दिक्कत आएगी, है ना। वो सब चीज़ें आपने देखी होगी। तो वो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं, यानी स्पष्ट यहाँ पर आर्द्र और शुष्क मौसम यहाँ पर पाया जाता है ना। और यहाँ पर मोटी मोटी घास पाई जाती है और जिनके बीच बीच में छोटे छोटे वृक्ष भी कहीं कहीं पर पाए जाते हैं। पर जो यहाँ पर की जो घास पाई जाती है ना, वो घास ज़्यादा आप कहोगे न्यूट्रिशियस नहीं होती है, उसमें ज़्यादा पोषण नहीं होता, मोटी मोटी घास यहाँ पर होती है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए शुष्क और आर्द्र होते हैं। देखिए इस प्रकार से शुष्क मौसम में इस प्रकार से पूरा बंजर हो जाता है, और आर्द्र मौसम आता है ये एकदम हरा भरा हो जाता है। और देखिए कहीं कहीं आपको पेड़ दिख रहे हैं ना, कहीं कहीं तो यहाँ पर छोटे छोटे कहीं कहीं पर पेड़ पाए जाते हैं, है ना। ठीक है जी। अब देखिए ये पाया कहाँ पर जाएगा, तो दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया हो गया, गुयाना हो गया, ब्राज़ील, पराग्वे, और अफ्रीका में देखिए विषुवत-रेखीय जलवायु के उत्तर में ये पाया जाता है, और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ना। ये देखिए यहाँ पर ये पाया जाता है, ये जो आपको दिख रहा है ये सवाना तुल्य वाला ये वाला क्षेत्र देखिए ये पाया गया आप, ये फ्रेंच गुयाना, वेनेजुएला वगैरह सब तो यही है। और ये विषुवत-रेखीय है, और विषुवत-रेखीय के ऊपर में देखिए ये पाया जा रहा है यहाँ पर, है ना। ये ऑस्ट्रेलिया में ऊपर की तरफ पाया जाता है, उत्तर ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा, तो यहाँ पर ये पाया जाता है। मुख्यतया प्रसिद्ध तो ये घास भूमियाँ कहाँ की है, ये प्रसिद्ध तो अगर देखा जाए तो होगी ये अफ्रीका की होगी, जो विषुवत-रेखीय जो वहाँ पर जलवायु पाई जाती है उसके उत्तर में थोड़ा सा पाई जाती है ना, वो वहाँ पर पाया जाता है। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी ऑलरेडी बन चुका है यूपीएससी में, ये तो हर बार ही पूछे जाते हैं। और ये वाला चैप्टर जो है जब हम पढ़ेंगे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, तो वहाँ भी ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहाँ पर देखिए जब पढ़ेंगे तो बड़ा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से एक उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश का जलवायु की मुख्य विशेषता है। वर्ष भर वर्षा होती है क्या, यहाँ पर वर्ष भर नहीं होते, केवल शीतकाल में वर्षा होती है, नहीं ये तो बिल्कुल गलत बात है। वर्ष भर वर्षा कहाँ होती है, विषुवत-रेखीय क्षेत्र में होती है। वर्ष भर वर्षा तो मानसून में भी नहीं होती है। फिर केवल शीतकाल में वर्षा होती है, तो नहीं, शीतकाल में वर्षा कहाँ होगी, हम जब आगे पढ़ेंगे भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होते हैं शीतकाल में वर्षा। अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु, ये भी नहीं होती यहाँ पर, अत्यंत अल्पकालिक नहीं होती, बहुत लंबी होती है शुष्क ऋतु भी। और निश्चित शुष्क और आर्द्र ऋतु होती है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखिए निश्चित शुष्क और आर्द्र ऋतु यहाँ पर पाई जाती है। समझ गए आप बात, समझ गए होंगे आप तो, समझदार है बहुत। अब चलिए आगे, उष्ण कटिबंधीय शुष्क रेगिस्तानी जलवायु या सहारा तुल्य जलवायु। तो सहारा का जैसे मैंने मरुस्थल का नाम लिया, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सहारा की क्या हालत वहाँ पर है, बड़े बड़े मिट्टी के वहाँ पर आप कहोगे रेत के टीले वहाँ पर है रेत के, है ना, और बारिश बहुत ही वहाँ पर कम होती है। और ये वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर कुछ तो ऐसे भी मरुस्थल हैं, ऐसी जगह है जहाँ पर कभी बारिश हुई नहीं है, बारिश कभी रिकॉर्ड ही नहीं की गई है। अटाकामा जो डेजर्ट है ना, अटाकामा डेजर्ट, उस डेजर्ट में कभी बारिश जो है, वहाँ के कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर बारिश कभी हुई नहीं है, हाँ समझ रहे। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क रेगिस्तानी जलवायु जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर होती है, और ये भूमध्य रेखा के 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में उत्तर में और दक्षिण में ये पाए जाते हैं। और ये होता क्यों है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बारिश क्यों नहीं होती, यहाँ पर आप समझिए, देखिए ये यहाँ पर सहारा है, ये यहाँ पर अटाकामा डेजर्ट है ना, ये यहाँ पर नामीब डेजर्ट है, तो ये यहीं क्यों पाया जा रहा है, ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर, हो पता क्या रहा है। देखिए मैंने आपको जब दाब पेटियाँ पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि विषुवत रेखा से ये पवनें उठेंगी और जाके उतरेंगी कहाँ, लगभग 30 डिग्री के आसपास से जाके नीचे उतरती हैं, है ना। तो यहाँ पर जब ये जाके नीचे उतरेंगी तो यहाँ पर तो हाई प्रेशर बन गया ना, और जहाँ हाई प्रेशर बन गया इसका मतलब यहाँ पर स्टेबिलिटी की कंडीशन बनेगी, बारिश तो यहाँ पर होगी नहीं। बारिश कहाँ होगी, जहाँ लो प्रेशर होगा। तो पहली बात तो ये होगी, इसकी वजह से यहाँ पर वर्षा नहीं हो रही। दूसरी बात, मैंने आपको महासागरीय धाराएं पढ़ाई थी, तो ठंडी और गर्म महासागरीय धाराएं पढ़ाई थी। तो जिस क्षेत्र में ठंडी महासागरीय धारा चली जा रही है उसको तो वो ठंडा कर दे रही है,
और उस क्षेत्र पर ठंडा हो गया मतलब हाई प्रेशर बन गया, और हाई प्रेशर बन गया इसका मतलब संवहन वहाँ नहीं होगा, संवहन नहीं होगा तो वहाँ पर संघनन नहीं होगा, संघनन नहीं होगा तो बादल नहीं होंगे, और बादल नहीं होंगे तो बारिश कहाँ से आएंगी। समझ रहे आप बात, इसलिए वर्षा नहीं होती है। 2 कारण मुख्य मुख्य याद रख लीजिएगा आप, पूछ ले यूपीएससी कि जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, इनको उष्णकटिबंधीय मरुस्थल भी कहा जाता है, और ये महाद्वीपों के हमेशा पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। देख लीजिए आप कहीं भी, अटाकामा देख लीजिए, नामीब देख लीजिए, सहारा देख लीजिए, है ना, तो ये डेजर्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। समझ गए। फिर जो महासागरीय धाराएं देखिए यहाँ से आती है, वेंगुला की धारा यहाँ पर आ जाती है। फिर यहाँ पर देखें पेरू की धारा यहाँ पर आ जाती है, ठंडी जलधारा, इसलिए यहाँ पर हो जाता है, और पवनों का अवतलन यहाँ पर होता है। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आप देख लीजिए, यहाँ पर जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा होती है, साथ ही यहाँ पर अवतलन होता है, इसलिए यहाँ पर मरुस्थल पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है वो तो पूरा का पूरा डेजर्ट ही है। और जो अटाकामा डेजर्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा नहीं दिख रहा, अब दिखेगा, ये देखिए अटाकामा डेजर्ट, तो यहाँ पर पेरू की धारा आती है। तो अटाकामा डेजर्ट तो ऐसा डेजर्ट है कि यहाँ पर कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कभी तो बारिश रिकॉर्ड नहीं हुई है। समझ गया बात। तो जो जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ वही आपको यहाँ पर याद रख लेनी है, क्यों ये ऐसा यहाँ पर होता है। और तापमान तो देखिए फिर यहाँ पर उष्ण मरुस्थल है, तो तापमान तो यहाँ पर हमेशा ज़्यादा ही होगा, 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान यहाँ पर होता है। और दोपहर में तो 40 से लेकर 48 डिग्री सेल्सियस भी यहाँ पर तापमान हो जाता है। समझ रहे आप। हाँ जी। और शुष्क उष्ण रेगिस्तानी भागों में वार्षिक एवं दैनिक तापांतर दोनों से अधिक होते हैं। तो वह दैनिक तापांतर यहाँ पर ज़्यादा होंगे। क्यों ज़्यादा तापांतर होंगे? क्योंकि रात में तो आसमान साफ होगा, तो पूरा जो विकिरण पृथ्वी कर देगी वो आसमान में चला जाएगा, बादल रोकने वाले है ही नहीं है, इसलिए रात एकदम ठंडी होगी और दिन जो है एकदम गर्म होगा। दिन में आग लगेगी, रात को बर्फ़ जमेगी, है ना। तो दोनों ही मोहब्बत के जज्बात में जलते हैं, और वो बर्फ़ पे चलते हैं और हम आग में चलते हैं। वो वाली बात यही होती है, कभी रात में बर्फ़ और दिन में आग। ये देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है, अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र में के निर्माण के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? ये उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं हाई प्रेशर सेल में अवस्थित हैं। बिल्कुल सही बात, मैंने आपको ऑलरेडी बताया अभी। माफ़ कीजिएगा, दूसरा क्या है? यह उष्ण महासागरीय धाराओं के क्षेत्र में पड़ता है। गलत है, यह उष्ण महासागरीय धाराओं के क्षेत्र प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है, ये गलत है। उष्ण प्रभाव, उष्ण में थोड़ी, ठंडी में पड़ता है ये, ठंडी महासागरीय धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है ये, और ये हाई प्रेशर के क्षेत्र में तो पाया जाता है। कौन सा कथन सही है? तो गलत इसका आंसर यहाँ पर दे रखा बुक वाले ने, है ना। ये उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं के हाई प्रेशर सेल में तो ये अवस्थित हैं, परंतु यहाँ पर ये शीत, ये जो ठंडी महासागरीय धाराएं के प्रभाव में आते हैं, न कि गर्म में। भाई अगर दिमाग लॉजिक लगा के देखो, रटना नहीं है, लॉजिक लगाना है, समझना है। अगर मान लीजिए गर्म धाराओं के क्षेत्र में पड़ता है, तो गर्म धाराओं के क्षेत्र में तो क्या होगा, कुछ क्षेत्र वो गर्म कर देगा, गर्म कर देगा तो वहाँ पर न्यून दाब का क्षेत्र बनेगा, न्यून दाब का क्षेत्र बनेगा अगर वहाँ पर, तो पवनें संवहन करके ऊपर जाएंगी, ऊपर जाएंगी बादल बनेगा, बादल बनेगा वर्षा होगी। पर यहाँ तो वर्षा हो ही नहीं रही, इसका मतलब ये गलत है ना। चल लीजिए आगे आ जाएंगे, है ना। इस कारण से देखें यहाँ पर अधिकांश भाग वनस्पति विहीन होता है, और या तो झाड़ियों के रूप में यहाँ वनस्पति पाई जाती है इनमें। और वनस्पति होंगे ना, उसकी पत्तियाँ जो कैसी होंगी, वनस्पति कैसी होगी, कठोर होगी, और मोम जैसी पत्तियाँ उनकी होगी, है ना। आपने तो देखा ही होगा ये सब कुछ चीज़ें। भाई इतने बड़े हो गए आप पढ़ते पढ़ते, तो आपने ज़रूर, मैं कह रहा हूँ, अगर आप दिन में रील मचकाते हैं मोबाइल में बैठ के, ये कुछ अगर ऐसा करते हैं तो वो बंद कीजिए। खाली टाइम जब आपका हो, आपको इंटरटेनमेंट करना हो, खाना खाते समय, खाना बनाते समय, आप क्या कीजिए कि नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी चैनल आप लगाइए, और उसमें जो है वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज आप सर्च कीजिए, है ना। डेविड एटनबरो नाम के एक व्यक्ति हैं, इतना शानदार बोलते हैं जैसे कि भगवान की आवाज़ हो। वो सब डॉक्यूमेंट्रीज आप देखना शुरू कीजिए, बहुत सारी चीज़ों से आप कनेक्ट कर पाओगे, आपके एग्जाम में भी काम आएगा। कुछ कुछ तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि सीधे सीधे वहाँ से बन जाते हैं। जैसे एक बार मैं देख रहा था बैठ के, तो उसमें क्या था, ओरेंगुटन एक होता है, वो ओरेंगुटन क्या होता है कि वो लकड़ी लेके वो चींटियों के बिल में वो लकड़ी डालता है, फिर उस पर चींटी आ जाती है और फिर उस चींटियों को वो खाता है। यूपीएससी ने देखिए ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया कि ऐसा कौन सा जानवर है जो इस प्रकार का बिहेवियर दर्शाता है कि लकड़ी लेके वो चींटियों के बिल में डाल के वो खाता है, चींटियाँ खाता है। तो वो ओरेंगुटन। अब देखिए आपका एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट है, एग्जाम में काम आ रहा है। भाई ऐसे बहुत सन की
जो वहाँ पर प्रोफेसर बैठे होते हैं, जिन्होंने देखा होगा खुद ने, उनको लगा होगा ये इंपॉर्टेंट है और वो पूछ लिया। हालांकि ये मूर्खता है ऐसे सवाल पूछना, पर क्या करें। समझ रहे हैं आप? हाँ, बस आते हैं वापस अपने, ज्ञान बहुत हो गया। तो छोटी पत्तियां यहाँ पर पाई जाती है, क्यों? क्योंकि अगर बड़ी पत्तियां होंगी, पतली पत्तियां होंगी, तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा हो जाएगा और पानी इनके पास वैसे नहीं है, तो पौधे मर जाएंगे। और मरने का रिस्क पौधे कभी नहीं लेंगे, इंसान से ज़्यादा समझदार होते हैं, है ना। फिर जल के ह्रास को रोकते हैं ये, और कुछ आर्द्र भागों में छोटी छोटी घासें भी मिल जाती है ना। कहीं कहीं पर छोटी छोटी घासें भी मिल जाती है। और खजूर, बबूल, सेहुड़, नागफनी, इस प्रकार के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। बबूल के वृक्ष तो आपने भी देखे होंगे भाई, भारत में भी बबूल के वृक्ष तो पाए ही जाते हैं। एशिया में अगर देखें तो थार का मरुस्थल, सिंध प्रदेश जो पाकिस्तान में, दक्षिणी बलूचिस्तान वो भी पाकिस्तान में, अरब प्रायद्वीप, अफ्रीका का सहारा, कालाहारी मरुस्थल जो है, और उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर, और दक्षिणी अमेरिका का अटाकामा भाग है वहाँ पर भी ऐसा पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका में मोहावे डेजर्ट पाया जाता है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मोहावे डेजर्ट पाया जाता है, समझ गए आप। और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में तो, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग तो पूरा का पूरा है ही मरुस्थल, वहाँ तो निवासी लोग जो है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में करते हैं मात्र। समझ रहे हैं आप बात? तो इस प्रकार से आज हमने देख लिया। हाँ, आज हमने कौन से देख ली? आज हमने देख ली, एक तो विषुवत रेखीय देख ली, विषुवत रेखीय हमने देख ली, एक मानसूनी प्रकार की जलवायु हमने देख ली, है ना, एक सवाना तुल्य हमने देख ली, और इन सबके मैंने क्वेश्चन भी आपको कराए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। वो जो विशेषताएं मैंने आपको बताई है ना, वो याद रखना, ठीक है ना। और बाकी जो मैंने आपको बताया वो काम आपको यूट्यूब पे बैठ के करना है, खाली समय पे। ऐसा नहीं पढ़ने के समय उसको पढ़ाई मान के बैठ जाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। खाली समय में जब आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि भैया इंटरटेनमेंट का टाइम है, वो रील्स आप देखते हो ना, वो रील्स को छोड़ो, इनको शॉर्ट वीडियो को छोड़ो, इनको देखो, ये काम आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में हमने क्या देख लिया? उष्ण कटिबंधीय जो हमने देख लिया मरुस्थल प्रकार की या सहारा तुल्य, इन सब की मैंने विशेषताएं किस प्रकार की है वो सब बता दिया है। इन्हीं विशेषताओं से क्वेश्चन बनेगा और डेफिनेटली बनेगा, है ना। गांठ बांध लीजिए आप। तो बस आज का लेक्चर हम यहीं कर लेते हैं समाप्त आज। बाकी के जो और प्रकार के जो है जलवायु प्रदेश हैं, वो टैगा, टुंड्रा, भूमध्य रेखीय प्रकार का, चाइना प्रकार का, ब्रिटिश प्रकार का, ये सब हम कल के लेक्चर में देखेंगे। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं ये सारे के सारे, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है हम यहीं समाप्त कर लेते हैं, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। और आपको कोई देख लीजिए, माफ़ कीजिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं। और देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से ही हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। आप जो है हमें बाकायदा लिखते रहिए, हमेशा इंटरेक्शन देखिए होता रहना चाहिए, ताकि उसी से, वही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर लेते हैं, बहुत हो गया ज्ञान। नमस्ते, धन्यवाद।